हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल सर पर। आज का अपना टॉपिक है क्लास 10 साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। शुरू करते हैं अपना इस वीडियो और देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट अराउंड देम। सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने इस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो ऐसे चेंजेस जो इस एनवायरनमेंट में होते हैं और जिनके प्रति ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन सभी चेंजेस को स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एटसेट्रा, ये सभी टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई है। अब जैसे क्या केवल एनिमल्स ही इन स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं या फिर प्लांट्स भी करते हैं? तो बच्चों, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन ए डिफरेंट मैनर। दोनों रेस्पॉन्ड तो करते हैं लेकिन दोनों ही इनका, प्लांट्स और एनिमल्स का रेस्पॉन्ड करने का जो वे है वो डिफरेंट होता है। अगर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा? दो मेन सिस्टम्स के द्वारा होता है। तो कौन कौन से मेन सिस्टम? एक तो है नर्वस सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखो, इस चैप्टर में थोड़ा सा बीच बीच में कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस आएंगी, उनके बारे में हम बीच बीच में देखते जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिसके द्वारा वो एक सर्टेन बॉडी पार्ट में मूवमेंट कर सकता है या किसी बॉडी पार्ट को मूव करवा सकता है। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और जो ऑर्गेनिज्म है वो इन स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स या मूवमेंट शो करते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स which assist the nervous system in carrying out various functions. They are secreted by endocrine glands. और हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इस नर्व सिस्टम के लिए इन सभी प्रकार के सिग्नल्स को लेकर जाते हैं और ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं। प्लांट्स में भी जो हार्मोन्स है वो कोऑर्डिनेट करने, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जैसे यहाँ हमने देखा था कि एंडोक्राइन या इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टू वेज हैं या दो मेन सिस्टम्स हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। तो पहला था नर्वस सिस्टम, दूसरा था एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो भी एनिमल्स हैं उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो इन किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है? नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो ये नर्वस टिश्यू है ये ऑर्गेनाइज्ड नर्वस सेल का एक नेटवर्क होता है या न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क होता है जो इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं ये वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है और एक पार्ट से पूरी बॉडी में या बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। नेक्स्ट, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द सम nerve cells that detect the information from the environment. These receptors are located in our sense organs. तो रिसेप्टर्स वो स्पेशलाइज्ड टिप्स होते हैं जो नर्व सेल्स के द्वारा या कुछ नर्व सेल्स के या टिप्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट। कुछ डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स होते हैं या जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स में। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे ईयर,
इसका काम होता है फोनो रिसेप्टिंग का। ये फोटो नहीं है, इसकी जगह फोनो होगा, PHONORECEPTORS। ये फोनो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ टी की जगह एन है। इसका काम होता है साउंड रिसीव करना और हियरिंग, सुनना। दूसरा है आई, इसका काम होता है फोटो रिसेप्टर की तरह, यानी कि लाइट रिसीव करना, और इसका मेन काम होता है सीइंग, हेल्प्स इन सीइंग, देखने में सहयोग करना या फिर देखना। थर्ड है थर्मोरिसेप्टर्स, यानी कि फीलिंग टेम्परेचर। ये जो स्किन है, ये स्किन का काम होता है थर्मोरिसेप्टर का, और ये हमें बताता है कि कौन सी चीज़ हॉट है और कौन सी चीज़ कोल्ड है। ऐसे फोर्थ है नोज, इसका काम होता है ओफेक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल का। ये हमें स्मेल की डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। फिफ्थ रिसेप्टर है वो है टोंग, ये गैस्ट्री रिसेप्टर है और इसे सेंस ऑफ टेस्ट भी होता है और इसका डिटेक्शन ऑफ टेस्ट का काम करता है। नेक्स्ट है बच्चों न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरॉन है जो हमारे इस नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। और हर एक न्यूरॉन है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे डेंड्राइट्स, जिसका काम होता है इम्पल्स को रिसीव करना फ्रॉम न्यूरॉन्स, और इन रिसीव एक्वायर्ड और उसका जो मेन काम है जो एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करना। दूसरा है साइटोन, स्टोमा या सेल बॉडी। ये जो रिक्वायर्ड या एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है ये इस सेल बॉडी साइटोन या सोमा से होते हुए ट्रेवल करती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। थर्ड है एक्सोन, ये लॉन्गेस्ट फाइबर सेल बॉडी होती है जो कि इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ। तो इस प्रकार से एक अपनी जो न्यूरॉन है उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे अपना ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, इसमें आप देखोगे कि ये डेंड्राइट्स हैं, इनका काम होता है इम्पल्स को रिसीव करना। यहाँ से जो इसको सेल बॉडी बोलते हैं, यहाँ से जो इम्पल्स हैं वो आगे ट्रेवल करते हैं, और ये है एक्सोन। इस एक्सोन से होते हुए नेक्स्ट ये नर्व एंडिंग है जो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट से आके जुड़ती है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्स को शेयर करने का या ट्रांसमिट करने का, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम एक्सोन करता है। थर्ड है नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है, ये दो जो नर्व एंडिंग्स होती है उनके बीच में एक गैप होता है जो एक न्यूरॉन के और डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं केमिकल सिग्नल्स के अंदर, और उनके द्वारा फिर बाद में उसका ट्रांसमिशन किया जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि स्नैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड केमिकली वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो स्नैप्स हैं एक ऐसा जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में जहाँ पर इम्पल्स को केमिकली ट्रांसमिट किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा। अब बच्चों नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक अचानक होने वाला इमीडिएट रेस्पॉन्स है बॉडी का स्टिमुलस के रूप में, यानी कि जो बॉडी है जो स्टिमुलस के रूप में के लिए जो क्विक या अचानक से जो रेस्पॉन्स देती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स आर्च क्या होता है, एक पाथवे होता है जिसके द्वारा नर्व इम्पल्स हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए पास होते हैं दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं इम्पल्स के रूप में, उस पूरे के पूरे पाथवे को रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। ये कैसे होता है, देखो ये स्टिमुलाई है हीट के लिए और इसको रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन, वो इसे रिसेप्ट करती है और उसके बाद में सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर डायरेक्शन मिलती है और इफेक्ट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि और उसको क्या डायरेक्शन मिलती है कि आप विड्रॉल करो हैंड को, और इस डायरेक्शन के द्वारा जो मसल्स हैं वो फिर रेस्पॉन्स करती है। तो पूरा इस तरीके से रिफ्लेक्स आर्च होता है।
इस रिफ्लेक्स आर्च में क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे यहाँ आप इसको एक फिगर के रूप में देख सकते हैं। ये रिसेप्टर्स है, यहाँ पर जो स्किन है उसके अंदर जो हीट या जो पेन इसके इम्पल्स मिलता है, उसको जो रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स हैं वो उसको रिसेप्ट करते हैं, और इन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पहुंचाया जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मैसेज ब्रेन के द्वारा पहुंचता है, और यहाँ से फिर वापस मोटर न्यूरॉन से होते हुए जो इसका जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो आता है, और जो अपने इफेक्टर ऑर्गन्स है जैसे मसल्स हैं आर्म की, उसके तक डायरेक्शन पहुंचता है, जिसके द्वारा हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक आर्च कंप्लीट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्च। नेक्स्ट है, इस रिफ्लेक्स आर्च में या क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। द रिफ्लेक्स आर्च इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। एक तो रिसेप्टर, ये जो क्या करता है, रिसेप्टर स्टिमुलाई को डिटेक्ट करता है जो कहाँ पर रहेंगे, स्किन के अंदर। फिर होता है सेंसरी न्यूरॉन, ये इन इम्पल्स को कैरी करेंगे रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड फिर इन इन जो इम्पल्स होते हैं उनके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करती है। फिर बाद में आता है इंटरन्यूनल न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, और इन इम्पल्स को फिर कहाँ पर, मोटर न्यूरॉन की तरफ रेस्पॉन्स सेंड करते हैं। और फिर बाद में जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन इन इम्पल्स को कैरी करेगी, कहाँ तक कैरी करेगी, इफेक्टर तक, और जो ग्लैंड्स हैं वो फिर इसको कैरी आउट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। नेक्स्ट जो फिर बाद में जो इफेक्टर है, इफेक्टर इन मसल्स या ग्लैंड्स को रेस्पॉन्स कैरी करवाता है कि आपको इस जहाँ से इम्पल्स मिले हैं उस जगह पे आपको रेस्पॉन्स करना है। अब देखो बच्चों, रेस्पॉन्स कितने टाइप के होते हैं, तो रेस्पॉन्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप्स, मुख्यतः तीन प्रकार के रेस्पॉन्स होते हैं। पहला होता है वॉलेंट्री रेस्पॉन्स, यानी कि ये सीधा किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ब्रेन के द्वारा, जैसे कि टॉकिंग है, राइटिंग है, etc, यानी कि इसके ऊपर मस्तिष्क का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है। दूसरा है इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स है जो माइंड और हिंड ब्रेन इनके द्वारा कंट्रोल रहता है, जैसे हार्ट बीट है, वोमिटिंग है, रेस्पिरेशन है, इनके ऊपर सीधा सीधा माइंड और हिंड ब्रेन का कंट्रोल रहता है, और जिसके कारण ये इनवॉलेंट्री होते हैं। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद में हाथ को वहाँ से हटा लेना, यानी कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्च बनता है या रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इस रिफ्लेक्स एक्शन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है। तो देखो, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जैसे कि टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट है या पिंचिंग है, इन सभी के अंदर हमें ये सभी प्रकार के जो इम्पल्स होते हैं, यहाँ पर हमें क्या होता है कि वी नीड टू एक्ट क्विकली। इन सभी प्रकार के सिचुएशंस में हमें क्विकली एक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज अन्यथा क्या होगा, और बॉडी वुड बी हार्म्ड, हमारा शरीर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। दिस रेस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन, और जो रेस्पॉन्स है ये कौन सा, रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो रेस्पॉन्स है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जनरेट होता है, न कि ब्रेन के द्वारा। इसका मतलब रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अब आगे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। तो बच्चों, ये अपना ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो CNS और एक होता है PNS। CNS होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ऐड करके, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर CNS बनाते हैं। फिर एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से अराइज होती है, इनके नंबर होते हैं 12। और एक होता है स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है, इनके नंबर होता है 31। तो इस प्रकार से जो क्रेनियल नर्व्स हैं और जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये मिलकर PNS बनाते हैं।
तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो देखो अगर इनका फंक्शन देखें तो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर, अपने जो इस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी क्या क्या फंक्शंस हैं। तो देखो सेरिबेरम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग। जो सेरिबेरम पार्ट है वो अपने इस ब्रेन का वो अपने किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रीजनिंग के लिए है, लॉजिक के लिए, स्पीच बोलने के लिए, इमोशंस के लिए, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ ऑडिटरी एंड टेस्ट ऑफ स्टिमुलाई, इन सभी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अपना सेरिबेरम पार्ट। जो सेरिबेरम रेगुलेट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे कि पोस्चर एंड बैलेंस। पॉन्स रिले सिग्नल होता है, ये पॉन्स है जो सिग्नल रिले करता है हिंड ब्रेन टू फॉर ब्रेन, और ऐसे ही मेडुला ऑब्लोगेटा है वो अपने सभी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है जैसे कि वोमिटिंग, स्नीजिंग, यमिंग, यानिंग है ना, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इन सभी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही मेडुला ऑब्लोगेटा है वो स्पाइनल कोड कंटिन्यूज एज द स्पाइनल कोड विच रन्स थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम एंड इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। जो आगे जो मेडुला ऑब्लोगेटा है ये आगे स्पाइनल कोड के रूप में कंटिन्यू करता है, और ये स्पाइनल कोड किस में रहती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और जो कि इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। तो देखो ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री अपने सीएनएस के बारे में। अब इस सीएनएस के अंदर दो पार्ट हैं, एक तो ब्रेन है और दूसरा है स्पाइनल कोड। तो इन दोनों के बारे में ही हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्रेन। तो देखो ब्रेन किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्स होता है अपना ब्रेन। तो देखो इसका ये है ना जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है अपनी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है अपना ब्रेन, और साथ के साथ ही पूरा कंट्रोल सेंटर होता है इस बॉडी का। इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन। तो हम इसमें से सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन को। ये जो फोर ब्रेन है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है अपने इस ब्रेन का। दूसरा, ये किसके द्वारा बना रहता है, इट्स कंसिस्ट ऑफ सेरिबेरम। इस सेरिब्रम जो परम मस्तिष्क बोलते हैं फोर ब्रेन, उसका जो आगे का जो पार्ट है उसको उसके द्वारा बना रहता है। और ये जो सेरिब्रेरम है ये क्या काम करता है, थिंकिंग पार्ट है, और कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस जितने भी होते हैं इन सब के ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। इसी में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किसमें, फोर ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर, और यहीं से जो रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ से इम्पल्स यहीं पे आके रिसीव होते हैं और उसके आधार पर इंटीग्रेट करता है, यानी कि अपनी बॉडी का समन्वय वहीं उसके आधार पर ही किया जाता है। इसी तरीके से सेंटर एसोसिएट विद हंगर, जो अपना भूख है इन सभी चीज़ के बारे में उसका जो एसोसिएशन होता है वो भी जो हंगर से संबंधित है वो कहाँ होता है, अपने सेरिब्रम के अंदर। अब सेकंड पार्ट है अपने इस ब्रेन का, वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ये क्या होता है, कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन होता है, जैसे कि इसके ऊपर इनवॉलेंट्री एक्शंस के ऊपर कंट्रोल करने का काम मिड ब्रेन करता है। जैसे कि अपने आँख की जो प्यूपिल है उसकी साइज का चेंज होना, और रिफ्लेक्स मूवमेंट, हेड, नेक और ट्रंक, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन। इसी तरीके से जो कंट्रोल रिफ्लेक्सेस एसोसिएट विथ विजन एंड हियरिंग, सुनने और देखने से संबंधित जो भी कंट्रोल है वो सारा काम भी अपना मिड ब्रेन करता है। थर्ड पार्ट है बच्चों वो है हिंड ब्रेन। तो इस हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं,
कौन कौन से पार्ट होते हैं? पहला है सेरिबेलम। ये सेरिबेलम है जो अपनी बॉडी के पोस्चर को और बैलेंस को कंट्रोल करता है। साथ के साथ जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनके ऊपर भी अपना प्रिसीजन रखता है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल अपना सेरिबेलम ही होता है। दूसरा है मेडुला। ये मेडुला है जो अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग, इन सभी के ऊपर भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला। और बच्चों क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, जैसे कि अपना सेलिवेशन है, इसको कंट्रोल करने का, वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम कहाँ से होता है? तो ब्रेन के मेडुला पार्ट से। और मेडुला किस में होता है? मिड ब्रेन, सॉरी हिंड ब्रेन के अंदर। साथ के साथ जो पॉन्स हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि रेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के रेगुलेशन करने का काम कौन करेगा? पॉन्स, जो अपने हिंड ब्रेन के अंदर होते हैं। अब बच्चों इसके स्ट्रक्चर देखें अपने ब्रेन की, तो ब्रेन की स्ट्रक्चर में आप इस तरीके से अपना ब्रेन दिखाई देता है। इसका जो मेन बड़ा पार्ट होता है ये होता है फोर ब्रेन। इसमें इसका इस फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट है जिसे हम सेरिबेरम बोलते हैं। फिर जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के ये जो पार्ट है इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, और इसी के पास में रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे ही इसका जो थर्ड पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं हिंड ब्रेन, इसमें पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये तीन पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से अपना पूरा मस्तिष्क बन के रेडी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि इस मस्तिष्क की रक्षा या प्रोटेक्शन कौन करता है? तो बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसकी प्रोटेक्शन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन और कौन करता है? तो देखो ब्रेन है तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज एनक्लोज्ड इन ए बोनी क्रेनियम, स्कल और ब्रेन बॉक्स। जो ब्रेन है एक प्रकार के एक फ्लूइड जो इस क्रेनियम के अंदर भरा रहता है, उसमें भरे हुए फ्लूइड के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये जो फ्लूइड है ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, और इस क्रेनियम को क्या बोलते हैं? स्कल या ब्रेन बॉक्स। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा एनक्लोज रहती है, जिससे कि अपनी जो स्पाइनल या स्पाइनल कॉर्ड है वो सुरक्षित रहती है। अब बच्चों कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि जो सेंस ऑर्गन है वो इम्पल्स या स्टिमुलाई को सेंस करता है और सेंसरी नर्व के द्वारा सीएनएस को पहुंचाया जाता है। और सीएनएस का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसका ही प्रोसेस करना, फिर जो डिसीजन है वो बनाना, और उसके बाद में रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम। और ये जो रेस्पॉन्स जनरेट होगा इस रेस्पॉन्स को मसल्स तक या टारगेट, जो अपना टारगेट ऑर्गन है वहाँ तक ले जाने का काम करती है मोटर नर्व्स। और जो मसल्स हैं फिर वापस रीअरेंज होती है, मसल्स प्रोटीन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होने के कारण मसल्स हैं वो शॉर्टन होती है, यानी कि सिकुड़ती है, और सिकुड़ने के बाद में रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इस प्रकार से अपना जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन नर्व टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बीच में इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नर्व सिस्टम। जो अपना इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन का नर्व सिस्टम है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है? तो देखो इलेक्ट्रिक इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्व टिश्यू। सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है केवल उन्हीं सेल्स तक पहुंचता है जो कि इस नर्व टिश्यू के द्वारा से या नर्व टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। इनके अलावा कोई दूसरी जगह पे कोई इम्पल्स या इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है आफ्टर जनरेशन बाय नर्व टिश्यू ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स द सेल टेक्स सम टाइम
to reset its mechanism before it can generate and transmit another impulse. So cells cannot continuously create and transmit impulse. तो देखो दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, कि अगर एक बार नर्वस टिश्यू कोई एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देता है तो सेल्स हैं वो थोड़ा समय लेती है वापस अपने मैकेनिज्म को रीसेट करने के लिए। इसके कारण दोबारा जो इम्पल्स हैं उनको जनरेट होने में और ट्रांसमिट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस प्रकार से जो अपनी सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली ना तो इम्पल्स क्रिएट कर सकती है और ना ही उनका ट्रांसमिट कर सकती है। तीसरा, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो देखो अब इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को या इस प्रकार के इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा होने वाले कम्युनिकेशन की लिमिटेशन और इसके यानी कि जो ड्रॉबैक्स हैं या कमी है उनसे और कम करने के लिए एक और टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसे हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसकी लिमिटेशन जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस हैं इसको ये कंप्लीट या पूरा करता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन। तो देखो प्लांट्स में दो टाइप की मूवमेंट्स देखी जाती है। पहली है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ और दूसरी है डिपेंडेंट ऑफ ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ से इंडिपेंडेंट हो और उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो देखो सबसे पहले इसके मूवमेंट्स इन प्लांट्स की एक ब्रीफ जानकारी लेते हैं कि प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम बट दे रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड टच। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है और टच है, इन सभी के प्रति क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्ड करते हैं। तो देखो जो प्लांट रेस्पॉन्सेज आर कोऑर्डिनेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। जितने भी प्लांट्स जो रेस्पॉन्स शो करते हैं वो सभी प्लांट हार्मोन्स या ट्रॉपिक मूवमेंट्स के द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं। तो देखो अब हमने यहाँ देखी थी दो टाइप की ग्रोथ देखी थी, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। तो इंडिपेंडेंट कौन सी है, जो स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार से ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती है, ऐसी ग्रोथ है। तो देखो इंडिपेंडेंट इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये एक तरीके से स्टिमुलाई के लिए इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है। जैसे प्लांट यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मीन्स यानी कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल उनके द्वारा मेन होते हैं, रास्ते होते हैं जिनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन सेल टू सेल पहुंचाते हैं। दूसरा, फॉर मूवमेंट द अमाउंट ऑफ वाटर चेंजेस देयर शेप बाय स्वेलिंग और श्रिंकिंग ऑफ वाटर। और ये जो वाटर का जो चेंज होता है उनके सेल्स के अंदर, उसके आधार पर भी मूवमेंट शो करते हैं। और उसमें कौन सी मूवमेंट होती है, इसमें उनकी शेप में चेंज होता है, या तो स्वेलिंग होगी या फिर श्रिंकिंग होगी, इन देम रिजल्टिंग द मूवमेंट। जैसे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स ऑन टचिंग इट। तो जैसे टच मी नॉट प्लांट है जिसे अपन छुई मुई का प्लांट बोलते हैं, उसकी लीव्स का सिकुड़ना, यह एक प्रकार का मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दूसरा है डिपेंडेंट मूवमेंट ऑन ग्रोथ। तो देखो इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं उन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है रेस्पॉन्स के या स्टिमुलाई के प्रति। तो सबसे पहले इन ग्रोथ्स के बारे में पढ़ें तो हम देखते हैं पहले टेंड्रिल्स। जो टेंड्रिल्स हैं वो पार्ट होता है जो कि द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द नियर ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर देन द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट नियर द ऑब्जेक्ट। दिस कोज सर्कुलेशन ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट। यानी कि टेंड्रिल वो पार्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के पास में होगा और ये सबसे ज़्यादा वहीं पे
गति करता है और उस ऑब्जेक्ट के चारों ओर सर्कुलेशन या उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए गति करता है। तो देखो बच्चों, डिपेंडेंट ग्रोथ है वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे फोटोट्रोपिज्म, यानी कि जो फोटोट्रोपिज्म है ये रेस्पॉन्स टू लाइट होता है, लाइट के प्रति रेस्पॉन्स। जैसे इसमें दो प्रकार की रेस्पॉन्स हो सकता है, एक तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सा होता है, जैसे सूट्स ग्रो टुवर्ड्स लाइट, तो सूट्स हैं वो लाइट के प्रति ग्रो करते हैं। इसी तरीके से नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म यानी कि रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। तो ये एक प्रकार का फोटोट्रोपिज्म हो गया, कौन सा, लाइट का लिए। और दूसरा है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म प्रकार की मूवमेंट है, ये ग्रेविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि इसमें जो रूट्स हैं वो अगर ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करे, यानी कि ग्रेविटी की तरफ यानी कि ज़मीन की तरफ नीचे की साइड में ग्रो कर रही है, इसका मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है। और जैसे शूट है वो ग्रो करता है अवे फ्रॉम ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट साइड में ग्रो करता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। इसी तरीके से थर्ड टाइप की मूवमेंट हो गई हाइड्रोट्रोपिज्म की। तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म किसके लिए रेस्पॉन्स शो करता है, वाटर के लिए। तो देखो, रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर, जो रूट्स हैं वो पानी की तरफ ग्रो करती है, इसलिए इसको अपन पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। और जो शूट्स हैं वो पानी से दूर ग्रो करती है, इसलिए इसको अपन नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मूवमेंट है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, यानी कि जो टच के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। यही बात है, इसके लिए भी दो प्रकार की होती है, एक तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और एक होती है नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो एग्जांपल देखें, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म पहले तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो रेस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स रेस्पॉन्स, एग्जाम्पल है ट्रेंडल्स का प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब करना, ये होता है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। ऐसे ही नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म यानी कि रेस्पॉन्स अवे टुवर्ड्स टच। अब नेक्स्ट टाइप की मूवमेंट है उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। जो कीमोट्रोपिज्म है ये टुवर्ड्स केमिकल, अगर केमिकल्स के प्रति पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करती है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। और अगर इन केमिकल्स से दूर चली जाते हैं या फिर उसके दूर मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। जैसे कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स है ओव्यूल्स की तरफ, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। और प्रकार की मूवमेंट है जिसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, यानी कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टू स्टिमुलस के प्रति बिना किसी डायरेक्शन में यानी कि किसी भी दिशा में होने वाली मूवमेंट। एग्जाम्पल सच एज फोल्डिंग मिमोसा लीव्स व्हेन टच्ड, जो थिग्मोनेस्टी का ही एग्जाम्पल है। अगर मिमोसा लीव्स है इसको टच करते हैं तो क्या होता है, उसकी फोल्डिंग्स, उसके जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती है। ऐसे बच्चों ये तो थी प्लांट्स में होने वाले कुछ डिपेंडेंट ग्रोथ्स या डिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं। अब अपन देखते हैं प्लांट के हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स हैं प्लांट्स में, तो कौन कौन से हैं, उसमें क्या रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, इसकी जानकारी अपन आगे देखेंगे। तो देखो, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरीके से इन हार्मोन्स के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्स शो करता है। तो बच्चों, जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनका क्लासिफिकेशन इस तरीके से देखते हैं। तो दो प्रकार के प्लांट हार्मोन्स देख सकते हैं। एक तो ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए इनको अपन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स बोलते हैं। और एक ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, इसलिए इनको अपन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स बोलते हैं। अब जो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स हैं इनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और
जिब्रेलिन एंजाइम हार्मोन्स इसमें क्लासिफाई किए जाते हैं। और जो ग्रोथ इनहिबिटर है इसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। तो हम देखते हैं इन पांचों ही हार्मोन्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे। जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैरिड बाय हार्मोन्स, तो पहला है ऑक्सिन। तो ये बच्चों कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है? ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप। जो प्लांट होता है, इस प्लांट के जो ऊपर का जो शूट है, जहाँ से जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं वो डेवलप करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, उसमें भी डिवाइड मतलब सेल डिवीजन होता है जिसके द्वारा से ग्रोथ होती है प्लांट की। तो ऑक्सिन हार्मोन प्लांट के शूट टिप में होता है और ये प्लांट की जो सेल्स हैं उनको ग्रो लॉन्गर होने में हेल्प करता है, यानी कि उनकी लंबाई में वृद्धि करने में हेल्प करता है। साथ के साथ में ये फोटोट्रोपिज में भी इन्वॉल्व रहते हैं और आल्सो प्रोमोट्स स्टेम एलोंगेशन एंड रूट ग्रोथ। और जो ऑक्सिन है स्टेम के एलोंगेशन, स्टेम की वृद्धि में और रूट की ग्रोथ के अंदर भी यूज़फुल या उसके लिए रेस्पॉन्सिबल और हेल्पफुल होते हैं। दूसरा ग्रोथ हार्मोन है, उसका नाम है साइटोकाइनिन। तो बच्चों साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। साथ के साथ प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा कंसंट्रेशन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये फ्रूट में और सीड्स के अंदर। और ये एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है, यानी कि जो पत्तियां हैं उनके टूट झड़कर गिरने को डिले करता है। थर्ड ग्रोथ हार्मोन था, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है जिब्रेलिन। तो देखो जिब्रेलिन्स हैं, ये भी स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साथ के साथ सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं? उसकी ग्रोथ के लिए। साथ के साथ जिब्रेलिन्स हैं जो सीड्स के जर्मिनेशन को भी प्रमोट करते हैं। ये तीन हार्मोन थे ग्रोथ रेस्पॉन्सिबल वाले, जिसको अपन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट हार्मोन आएगा वो आएगा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन एथाइलिन। ये फ्रूट की रिपनिंग को प्रमोट करते हैं, यानी कि फ्रूट के पकने के लिए एथाइलिन हार्मोन यूज किया जाता है। और लीफ फॉल, देखो यहाँ जो साइटोकाइनिन थे ये एजिंग लीफ की एजिंग को डिले करता है, जबकि एथाइलिन लीफ के फॉल को बढ़ाता है। साथ में सेंसेशन एपिनेस्टी भी एथाइलिन के द्वारा ही प्रमोट होती है। नेक्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड ABA। ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। साथ के साथ में जो डोरमेंसी है सीड्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर उसको भी प्रमोट करते हैं, यानी कि उसको भी बढ़ाते हैं। साथ में कोज वेटिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स के झड़ने को भी ये का कारण बनते हैं और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ एक वर्ड आया था डोरमेसी। आखिर डोरमेसी होती क्या है? तो देखो डोरमेसी हर एक सीड के अंदर और बर्ड के अंदर होता है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल एब्सिसिक एसिड होता है या ABA हार्मोन होता है। तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डोरमेसी इज ए पीरियड इन एन ऑर्गेनिज्म्स लाइफ व्हेन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फिजिकल एक्टिविटी आर टेम्परली स्टॉप्ड। तो डोरमेसी हर एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में होने वाला वह समय है जब उसकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ, उसका विकास मतलब डेवलपमेंट और उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक क्रियाएं, किनमें? ये दोनों चीज़ें तो प्लांट्स में भी हो सकती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जबकि फिजिकल एक्टिविटीज़ और ग्रोथ डेवलपमेंट एनिमल्स में तीनों चीज़ें होती है। इनको टेम्परेरी थोड़े समय के लिए रोक देता है। दिस मिनिमाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व एनर्जी। और ये है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज कर देता है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को थोड़े समय के लिए
कंजर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को डोरमेसी कहते हैं। नेक्स्ट है ये प्लांट्स हार्मोन्स आ गए। तो अब आपने देखा प्लांट्स हार्मोन 5 आए, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब नेक्स्ट है हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाए जाने वाले हार्मोन्स। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट देयर ग्रोथ एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिविटीज। जो हार्मोन्स है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और दूसरी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो देखो हार्मोन्स किन कहाँ से स्रावित होते हैं, तो हार्मोन्स स्रावित होने के लिए स्पेशली ग्लैंड्स होती है जिनको अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो स्टोमक में है, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, ये सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है। तो देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज सीक्रेशन बाय मीन्स ऑफ डक्ट्स विच ओपन ऑन टू ए एपिथेलियल सरफेस। जो एपिथेलियल सरफेस पे खुलने वाली वो डक्ट्स होती हैं, वो ग्लैंड्स होती हैं जो एपिथेलियल सरफेस पे खुलती है, किसके द्वारा, डक्ट्स के द्वारा, और उनका सीक्रेशन वहाँ पर ले जाके डिस्चार्ज कर देती है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं आदि, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है। अब अपना एक फिगर है, इसको अपन थोड़ा सा देर बाद में देखेंगे, पहले हम इन सभी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेट्स ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीधे ही ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अपने ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ देती हैं। जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो अपनी बॉडी को प्रोसेस को और सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट करता है। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी आर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, ओवेरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। तो अपने जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ह्यूमन के अंदर विभिन्न प्रकार की, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ओवेरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, ये विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी साइज कैसी होती है बच्चों, मटर के दाने की जैसे पी साइज ग्लैंड होती है, और ये अपने जो ब्रेन है उसके बेस में लोकेटेड रहती है। अब बच्चों इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सभी के सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखो इस पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा क्या सीक्रेट होता है, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन्स साइड और साथ के साथ TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसके द्वारा सीक्रेट होता है। अगर हम इस सीक्रेशन को देखें ग्रोथ हार्मोन को, अगर इसका अंडर सीक्रेशन यानी कि इस ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म, बौनेपन की जो समस्या है वो हो जाएगी, और अगर इसका ओवर सीक्रेशन हो जाए, ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए, तो गिगांटिज्म, बच्चों में गिगांटिज्म की और एडल्ट्स में एक्रोमेगेली की समस्या हो जाती है। इसका मतलब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अपने ग्रोथ को रेगुलेट करती है, डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को, इन तीनों चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है। अब बच्चों यहाँ एक इसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो बच्चों इस थायराइड ग्लैंड की शेप कैसी होती है, बटरफ्लाई की तरह, और इट इज़ लोकेटेड एट द थ्रोट, और जो अपने थ्रोट है उसके अंदर ये लोकेटेड रहती है। यह जो सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करेगी,
थायरोक्सिन हार्मोन। ये अपनी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है बॉडी में, साथ के साथ जो आयोडीन रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वो भी थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा मिलती है। सॉरी, जो आयोडीन रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस, गलती से बोल गया, थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर मान लो इस आयोडीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो थायरोक्सिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा, और अगर इसका सीक्रेशन कम हो जाएगा तो इसके द्वारा एक रोग हो जाएगा जिसको बोलते हैं गोइटर रोग। ठीक है, तो इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर। नेक्स्ट ग्लैंड है, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये अक्योर्स इन पेयर अबव ईच किडनी। एड्रिनल ग्लैंड हर एक किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो अपने बॉडी में कितनी किडनी होती है बच्चों? 2 किडनियाँ होती हैं, और इन दोनों के ही ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इट डिक्रीज इन साइज विथ एज, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी साइज कम होती जाती है। इसके द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। जो ये एड्रेनलिन हार्मोन है ये फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, यानी कि संकट के समय में निर्णय लेने की क्षमता इस हार्मोन के द्वारा आती है। इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं किस में पाए जाते हैं? मेल्स में। और इसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स। जो अपने मेल है उनके अंदर होने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है बच्चों ओवेरी। और ओवेरी किस में प्रेजेंट होती है? फीमेल के अंदर। और इस ओवेरी के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और दोनों ही हार्मोन है वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है उसका नाम है पेंक्रियाज। एक लीफ लाइक ग्लैंड होती है, और ये स्टोमक के पीछे प्रेजेंट होती है अपने एब्डोमेन के अंदर। इसके द्वारा 2 विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन। जो इंसुलिन है ये क्या करती है? ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागोन ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों मिलकर ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं। अब बताओ क्या ये जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड पेंक्रिया के लिए कहते हैं, या पेंक्रिया है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड होती है। तो देखो एंडोक्राइन तो क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। और एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है? सीक्रेट्स एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स इन फूड। एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि पेंक्रिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हैं जो अपने इस डाइजेशन में काम आते हैं, वो सीक्रेट किए जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सभी को डाइजेस्ट करने के लिए फिर ब्रेक डाउन करने के लिए काम में आते हैं, इसलिए इसको बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो अगर इस इंसुलिन का सीक्रेशन इनसफिशिएंट अमाउंट में हो तो क्या होगा? क्या होगा उस टाइम, उस दौरान या उसके कारण डायबिटीज़ बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है
अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है जैसे हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, पीनियल और थाइमस ग्लैंड, दूसरी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। इनमें से हम एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस है वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है और ये ग्रोथ हार्मोन्स की सीक्रेशन को भी रेगुलेट करेगी, जिसके कारण जो अपने या पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती है। रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये एक प्रकार से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करती है, जिसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हमारे एक बीच में डायग्राम आया था जो हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा था। तो देखो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है यह है पीनियल ग्लैंड और यहीं पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये यहाँ थायराइड ग्लैंड है और इस थायराइड ग्लैंड के ऊपर पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, या पीछे की साइड के अंदर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पाई जाती है। फिर यहाँ पर जो अपना ट्रैकिया है उसके ऊपर की साइड में स्टर्नम में ये पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। फिर किडनी है, इस किडनी के ऊपर, दोनों ही किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। और ये जो स्टोमक है, इस स्टोमक के पीछे की साइड में है पेंक्रिया, जिसके द्वारा इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होता है। यह फीमेल है अगर मान लो तो उसमें ओवरी के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन दो हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी तरीके से टेस्टिस इसमें के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी अपने ह्यूमन के अंदर और इसके द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, इनके बारे में अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है, तो द फीडबैक मैकेनिज्म इज ए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी। इस बॉडी के अंदर एक प्रकार का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर ये नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप विच वर्क टू कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। जो कॉमनली जो टाइप है जो इन चेंजेस करता है इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ये अपने रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर करता है, बॉडी टेम्परेचर, इन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। अब देखो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं और उनके दूसरे फंक्शन हमने एक चार्ट के द्वारा देखा है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है और इस थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या है, गर्दन या थ्रोट रीजन, और इसके द्वारा अपनी जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेगुलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके द्वारा सीक्रेट होता है। और मास्टर ग्लैंड कहाँ होती है, मिड ब्रेन के अंदर, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से एड्रेनलिन हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है और ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, अपनी दोनों किडनियाँ हैं उसके ऊपर। इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन या इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम एड्रिनल ग्लैंड करती है और इसके द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन, ये पेंक्रिया के द्वारा सीक्रेट होता है और पेंक्रिया कहाँ होती है, स्टोमक के नीचे। ये रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, अपने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रिड्यूस भी करता है और रेगुलेट रखने का काम करता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन। ये बच्चों टेस्टोस्टेरोन मेल में होती है, सीक्रेट होता है टेस्टिस के द्वारा, और ये जो गेनिटल अपने लोअर एब्डोमेन है एरिया है वहाँ पर टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं। इनके द्वारा जो प्यूबर्टी है या जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसके अंदर होने वाले चेंजेस को एसोसिएट टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है एस्ट्रोजन, ये फीमेल के द्वारा और ओवेरी के द्वारा सीक्रेट होता है, और यही जो जेनिटल लोअर एब्डोमेन एरिया है वहाँ पे ओवरीज पाई जाती है, और इनका काम भी सेकेंडरी या सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर प्यूबर्टी के टाइम में जो चेंजेस आते हैं उनको एसोसिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है रिलीजिंग हार्मोन्स। ये रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज होते हैं, और हाइपोथैलेमस कहाँ होती है बच्चों? मिड ब्रेन के अंदर, और इसका काम होता है स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो बच्चों ये था अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके जो नोट्स हैं वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ में अपने जो साथ के जो दोस्त हैं उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।